नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट 8 7 तक अपलोड हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर और हम लोग चलते हैं सवाल में। तो आज का हमारा पहला सवाल है 164 का कि द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, उसको इंक्रीज कैसे करेंगे। तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला किससे क्या जानते हैं। टॉर्क बराबर जानते हैं कि कांस्टेंट हो गया E2 स्क्वायर R2 और S, ठीक, स्लिप अपन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ठीक, हम लोग जानते हैं। तो ये नॉर्मल फार्मूला हो गया। अभी स्टार्टिंग और रनिंग करना हो तो एस का वैल्यू पुट करेंगे और स्टार्टिंग आ जाएगा। फिर रनिंग करना है तो एस का वैल्यू रनिंग में 0.4 तक जाता है, 2 तक जाता है, ठीक। तो उस अनुसार से हमारा रनिंग का फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग टॉर्क जो है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए R2 पे डिपेंड कर रहा है, E2 के होल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको अगर टॉर्क इंक्रीज करना होगा स्टार्टिंग का तो या तो R2 को इंक्रीज करेंगे या वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है कि एडिंग रेजिस्टेंस टू द रोट स्टेटर। तो R2 है, स्टेटर में होगा नहीं, ये रोटर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक। एडिंग रेजिस्टेंस ऑन द रोटर, तो हमारा ऑप्शन 164 का आंसर हो जाएगा बी कि एडिंग रेजिस्टेंस ऑन द, कहाँ पे, रोटर में हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्पीड, टॉर्क स्पीड का जो फॉर्मूला, मतलब हमारा जो ग्राफ होता है वो दिखा देते हैं आपको। तो हम लोग ग्राफ जो खींचेंगे वो टॉर्क और स्पीड के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये टॉर्क, ये स्पीड हो गया, ठीक। और स्लिप स्टार्टिंग में क्या होता है, 1 होता है, और रनिंग कंडीशन में 0 की ओर जाता रहता है, मतलब 0 से कम होगा, ठीक। मतलब 1 से कम होगा, 0 से माइनस हो जाएगा, फिर जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, मोटर। तो हमारा जो टॉर्क वाला जो क्या बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स होता है, ऐसे होता है। जैसे ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस लगाए हैं, फिर मान लो R2 लगाएं तो फिर टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। फिर मान लो R3 लगाएं, यहाँ तक R2 का रेजिस्टेंस इसमें ऐड किया रोटर में, फिर R3 रेजिस्टेंस मान लो ऐड किया, मतलब R2 को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक। R1 प्लस R2, मतलब अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस ले रहे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टॉर्क बढ़ते जाएगा, ठीक। तो रोटर में रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, एक तो टॉर्क बढ़ेगा और ऊपर से स्टार्टिंग करंट भी लिमिट होता है। तो दो फायदा है रोटर में रेजिस्टेंस लगाने का। इसीलिए स्क्वायरल केज मोटर जो है सूटेबल होता है स्पीड कंट्रोल करवाने के लिए भी और टॉर्क बढ़ाने के लिए भी। इसलिए हमारा, सॉरी स्क्वायरल केज बोल दिए, स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है, चलिए दिखाते हैं फिगर में। देखिए मैंने अभी गलती से ये बोल दिया था, तो ये वाला नहीं, ये वाला मतलब जिसमें वायर लगा रहेगा उसी में ना रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो हमारा जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है इसको भी बाउंड टाइप इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो इसमें हम लोग रेजिस्टेंस आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि वायर है तो वायर से कनेक्ट करके आराम से रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे कहाँ वायर वायर है नहीं, तो रेजिस्टेंस लगाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो इसलिए स्लिप रिंग हाई टॉर्क भी देता है, क्योंकि टॉर्क हमारा R2 पे डिपेंड कर रहा है और ऊपर से स्टार्टिंग का करंट को लिमिट करना होता है, तो R2 रेजिस्टेंस लगाते हैं तो दोनों काम कर देता है। तो इसीलिए ये वाला रोटर जो है, या इस, मतलब जिस इंडक्शन मोटर में ये वाला रोटर लगा रहता है स्लिप रिंग टाइप का, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक। क्योंकि टॉर्क भी ज़्यादा दे दिया, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने में ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ा, एक से ही काम चल गया एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है नहीं, अब हम एफर्ड नहीं कर सकते, तो ये सस्ता मोटर है, इसको हम लोग खरीद लेंगे, ठीक। और हमारे पास अगर कॉस्ट, हमारा मतलब हम खर्चा कर सकते हैं ऐसा मोटर खरीद, मतलब हमारे पास पैसा अगर है तो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे, इसको नहीं। अब इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि कॉस्ट सबसे बड़ा मैन फैक्टर होता है। तो हम लोग मतलब जो भी इंजीनियर्स हैं उनको डिज़ाइन करना पड़ा, सोचना पड़ा कि सस्ता में मोटर कैसे डेवलप करें। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा, रही इसको खोज निकाला, ठीक। और फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। देखिए सेकंड सवाल पूछ रहा है 165 नंबर, द स्टार्टर फ्रेम, स्टेटर फ्रेम इन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड। बोल रहा है कि इस हम लोग जो स्टेटर का फ्रेम यूज करते हैं क्यों करते हैं। तो चलिए फ्रेम दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा स्टेटर का फ्रेम। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम लोग मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करवाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ने चले, थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हमारा मैग्नेट होता है हम लोग जानते हैं ना कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर आता है। तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ की ओर आएगा। लेकिन जो हमारा मटेरियल, मैग्नेट का जो हमने मटेरियल लिया है उसके अंदर कैसे आता है, साउथ से नॉर्थ फ्लो होता है, लेकिन हमारा बाहर नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है।
और मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज होता है कि ये एक दूसरे को कभी क्रॉस आउट नहीं करता, मतलब एक दूसरे को कट आउट नहीं करेगा। जैसे मान लो तो और गया, यहाँ पे कट हो रहा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करता, मतलब क्रॉस ओवर नहीं करता, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज है। तो अगर हमको पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नॉर्थ से साउथ। तो वो आउटर, मतलब आउटर मटेरियल के आउटर में नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, और मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ फ्लो होता है। ये दो चीज़ याद रखना। तो इसीलिए हम लोग को फ्रेम बनाना पड़ा। फ्रेम इस देखिए आउट, जब हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस स्टेटर में सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो आउटर सरफेस से हमारा जाके मान लीजिए यहाँ एक पोल होगा, यहाँ एक पोल होगा, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एंटर करेगा, फिर इस फ्रेम के द्वारा आके इसी में क्लोज पाथ बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज ये होता है कि क्लोज पाथ बनना चाहिए, ठीक। एक तरफ से निकलेगा, तो देखिए आउटर क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ गया, ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा, ये हमारा आउटर क्षेत्र हो गया। लेकिन इनर क्षेत्र में कहाँ से जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। तो इस पाथ को, इस लूप को मतलब पूरा करने के लिए हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं। और फ्रेम का यूज, दूसरा यूज क्या है कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बाहरी डस्ट से, हजार्ड से, मतलब किसी तरह का कोई बाहरी प्रॉब्लम से दूर करता है हम लोग को, ठीक। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेटिक, ये हमारा इसका क्या काम है, इसका फ्रेम का काम है मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करवाना फ्लक्स को, ठीक। तो 165 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा मशीन होल मशीन, ये भी होता है एज ए रिटर्न पाथ फॉर ए फ्लक्स। तो मेन रीज़न इसका है ये वाला, ठीक। बाकी अगर ये वाला नहीं रहता तो हम लोग ये सब ऑप्शन मार सकते थे, लेकिन जब दादाजी है तो बेटा को नहीं लेंगे। तो हमारा 165 का आंसर हो जाएगा सी, एज ए रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स, ठीक। उसके बाद 166 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा, द नॉइज एंड टूथ पल्सेटिंग लॉसेस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग। बोल रहा है जो मशीन में नॉइज हो रहा है, टूथ का पल्सेशन हो रहा है, जो जिसके कारण से लॉसेस आ रहा है, उसको हम लोग डिक्रीज कैसे करेंगे, मतलब कम कैसे करेंगे। तो हम लोग लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लॉट इन स्टेटर क्या लगाएंगे। तो 166 का, अगर हम लोग को नॉइज आ रहा है, उसके बाद पल्सेशन आ रहा है टूथ में, टीथ इश्यू मतलब ये दांत ही कहलाता है, ठीक। तो अगर इसमें पल्सेशन आ रहा है तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे, तो नैरो स्लॉट का यूज करेंगे, ठीक। नैरो टाइप का स्लॉट का यूज करेंगे हम लोग ज़्यादातर, ठीक। तो इससे क्या होगा, नॉइज भी दूर हो जाएगा और पल्सेशन पल्सेशन जो टूथ का पल्सेशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो 166 का आंसर हो जाएगा ए। 167 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है इफ़ द रोटर इज ओपन इन स्क्वायरल केज मोटर। स्क्वायरल केज मोटर में बोल रहा है रोटर ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ, मतलब इंड रिंग से जो शॉर्ट सर्किट किए हैं वो इंड रिंग शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब जो हमारा सर्किट डायग्राम में क्या होता है इंडक्शन मोटर का, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर का ही मतलब दूसरा रूप है इंडक्शन मोटर, मतलब अगर समझिएगा तो, क्योंकि रोटर सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है और स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करता है, ठीक। तो बोल रहा है कि हमारा रोटर जो है क्या है, ओपन है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, मतलब क्या है, ओपन है। तो चलिए फिगर दिखाएंगे आपको, उसके बाद बताएंगे इसका आंसर। यहाँ ओपन है, ओपन है तो करंट ही फ्लो नहीं होगा रोटर में, रोटर में करंट फ्लो नहीं होगा तो ईएमएफ, ईएमएफ तो आएगा, लेकिन करंट, ईएमएफ क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद उसी को ना ईएमएफ या वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अगर इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा तो रोटेशन नहीं आ पाएगा, ठीक ना। तो बोल रहा, वही बोल रहा, देखिए इसमें ये वाला जो हम लोग ढक्कन लगाए हैं पिंजरा में, ये वाला ढक्कन अगर नहीं लगाएंगे तो ये जो बार है सब आपस में एक दूसरे से टच कैसे होगा, इस ढक्कन के द्वारा ही देखो टच है। देखो ये बार और ये बार, ये स्टील का बना हुआ मान लीजिए, तो ये इस ढक्कन से ना टच हुआ है तो सारा शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसको लगाएंगे नहीं तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक। तो क्या होगा, मोटर रन नहीं करेगा। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। तो 167 का हमारा आंसर हो जाएगा विल नॉट रन, सी। 167 का हो जाएगा सी। 168 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर शुड बी स्मॉल। बोल रहा है कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब फ्लक्स का जो घनत्व है वो, ये मान लीजिए स्टेटर का फ्रेम है, ठीक। ये फ्रेम है मेरे, मान लीजिए मेरा जो अभी यहाँ रोटर है, यहाँ पे, यहाँ इस फ्रेम से यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग है, तो यहाँ से रोटर में फ्लक्स, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है एन एस स्पीड से। तो इसका डेंसिटी बोल रहा है कि हमारा
क्या है, एयर गैप इज इंडक्शन, फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज एवरेज, मतलब एवरेज है, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम नहीं है। तो शुड बी स्मॉल, क्या स्मॉल होगा, तो हमारा देखिए फ्लक्स डेंसिटी स्मॉल है, तो फ्लक्स डेंसिटी का देखिए कहाँ से लाते हैं हम लोग, फार्मूला वगैरह सब दिखाते हैं अभी आपको। तो देखिए आपको फार्मूला से कैसे समझाया जा सकता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाए, उसको हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। तो जैसे देखिए ये फार्मूला कैसे आपको याद होगा, जैसे हम लोग करंट का फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना वी बराबर होता है आई आर, तो आई बराबर होगा वी अपॉन आर। तो वोल्ट वहाँ ये हो गया ईएमएफ, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो अगर और तो ये दोनों से कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको फ्लक्स का फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिकल सर्किट, ये दोनों का कंपैरिजन करिएगा तो फार्मूला आपको याद रहने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि भी बराबर आई आर दुनिया का हर एक इंसान को याद रहता है, बचपन से पढ़ता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं अब फार्मूला कैसे आएगा। और एम एम एफ बराबर हम लोग जानते हैं होता है एन इंटू आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, मतलब प्राइमरी करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट वो होता है जो किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स लाने का काम करता है, उसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि फ्लक्स का डेंसिटी घट रहा है, मतलब फ्लक्स घट रहा है, डेंसिटी घट रहा है मतलब नंबर ऑफ लाइन का फ्लक्स का घट रहा है, और डेंसिटी बोलेगा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन बढ़ेगा एक पार्टिकुलर एरिया से। जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का पार्टिकुलर एरिया को अगर हम लोग देखेंगे तो उससे जितना लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगा उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं, ठीक। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए पूरा दुनिया में है, और उसमें से हम लोग मान लीजिए थोड़ा सा एरिया, या मान लीजिए एक कुआं में पानी है, ठीक, वहाँ से अगर एक मग पानी उठाते हैं तो पूरा कुआं में जितना पानी है वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब उस कुआं से एक लोटा पानी उठाए तो वो हो गया हमारा फ्लक्स। समझ में आ गया होगा आपको कि एक पार्टिकुलर एरिया, मतलब मग का एक एरिया होगा और उसमें से जितना पानी उठेगा वही होगा, पार्टिकुलर एरिया में कितना पानी आया तो वो हो गया हमारा फ्लक्स, ठीक। तो फ्लक्स का बोल रहा है डेंसिटी घट रहा है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस घट रहा है। अब फ्लक्स को प्रोड्यूस कौन करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट। चलिए इसको रब करते हैं, तो हम लोग फ्लक्स रेड्यूस हो रहा है, मतलब एन आई एम होगा मैग्नेटाइजिंग करंट अपन रिलक्टेंस, ठीक। अब फ्लक्स रेड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स को लाने का काम ये तो कांस्टेंट रहता है, बाइंडिंग तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, अब मोटर बन चुका है तो बाइंडिंग को छेड़छाड़ थोड़ी करेंगे, तो मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगा। अब मैग्नेटाइजिंग करंट घटेगा तो हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वही पावर फैक्टर होता है, ठीक। ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट घट रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। एक्चुअल में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या 90 डिग्री लैग करता है, तो अब ये घट रहा है, मतलब घट रहा है मतलब इधर की ओर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। तो वोल्टेज और इसके बीच का एंगल भी घटेगा। और हम लोग पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला जानते हैं, पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस फाई, कॉस फाई। अब फाई जितना घटेगा पावर फैक्टर उतना अच्छा होगा, मतलब देखिए कॉस क्या करता है, कॉस फाई। अब फाई का वैल्यू वेरी करेगा 0 से 90 तक, ठीक। अब कॉस में फाई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा कॉस का वैल्यू उतना डिक्रीज होता है, मतलब 90 में 0 हो जाता है। और अगर यहाँ 0 रखेंगे फाई का वैल्यू तो कॉस का वैल्यू 1 आ जाता है, मतलब जितना एंगल बढ़ा रहे हैं उतना कॉस का वैल्यू घटता है, जितना एंगल घटाएंगे उतना कॉस का वैल्यू बढ़ता है। तो हमारा पावर वहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट घट रहा है तो एंगल घट रहा है, तो एंगल घट रहा है तो पावर फैक्टर बढ़ रहा होगा हमारा। तो जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर मिले, ठीक। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी अप्लायंसेस बना नहीं जो यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करे, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकली पर्पस के लिए लैब में स्टडी करने के लिए हम लोग मानते हैं कि वन में वर्क कर रहा है, ठीक। क्योंकि हर एक अप्लाइंसेस क्या है, सब में वायर का यूज होता है, तो जिसके कारण से इंडक्टेंस आ जाता है, और इंडक्टेंस आएगा तो लैगिंग पावर फैक्टर आएगा ही। तो यूनिटी पे कोई वर्क नहीं करता और हम लोग चाहते हैं कि यूनिटी में ही वर्क करे, ठीक। तो हम लोग घटाने का कोशिश करते हैं लेकिन यूनिटी तक नहीं ला पाते हैं, फिर भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं, ठीक। तो अगर हमारा फ्लक्स डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, हमारा गुड पावर फैक्टर हमको मिलेगा, तो 168 का आंसर हो जाएगा सी।
अब 169 नंबर सवाल है, क्या पूछा, इन इंडक्शन मोटर विथ लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट हैज, बोल रहा है कि अगर स्लॉट का नंबर लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, तो हमको क्या मिलेगा। तो 169 का हमारा आंसर हो जाएगा हाई। अगर स्लॉट का नंबर बढ़ाएंगे ना तो हम लोग का कैपेसिटी जो है ना मोटर का लोड लोड लेने का कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा। हाई ओवरलोड कैपेसिटी हो जाएगा मोटर का, ठीक। मतलब मोटर में हम लोग मोटर का कैपेसिटी लोड का बढ़ा सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोड लगा सकते हैं। तो 169 का हो जाएगा बी। 170 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, इन इंडक्शन मोटर द पल्सेशन लॉसेस एंड नॉइज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। अभी तो शायद इसका हम लोगों ने सवाल देखा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक। देखिए ये सवाल और वो 166 और वो वाला रिपीट हो रहा है, ठीक, तो इसको छोड़ देंगे। तो 171 नंबर सवाल में क्या पूछा, वेन एवर एनी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज लोडेड, बोल रहा है कि जब भी किसी पॉलीफेज मतलब होता है थ्री फेज, ठीक। तो अगर किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर लोड करेंगे तो उसका क्या होता है, ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोड शाफ्ट में पड़ेगा तो शाफ्ट को ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा टॉर्क चाहिए। अब ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो ज़्यादा करंट फ्लो करवाना पड़ेगा रोटर का वाइंडिंग से। अब ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा तो ईएमएफ भी तो ज़्यादा चाहिए, तब ना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक। तो ईएमएफ बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो घटता है। मतलब फ्रीक्वेंसी देखिए ईएमएफ भी घटता है, लेकिन अगर लोडेड क्या बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी का डिक्रीमेंट ही रहता है हमेशा, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा दिया, इंडक्शन मोटर इंक्रीज, तो हमारा 171 का हो जाएगा डी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर इज इंक्रीज एंड इट्स फ्रीक्वेंसी फॉल्स, ठीक। उसके बाद 172 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर रिक्वायर्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल अरेंजमेंट। कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा है कि किस मोटर में हम लोग को स्पीड कंट्रोल का अरेंजमेंट करने के लिए दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो अगर स्लिप रिंग रहता तो वहाँ वायर है तो वहाँ तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन स्क्वायरल केज वाला जो मोटर है हम लोग उसमें कैसे लगाएंगे, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मोट मतलब आउटपुट पे। तो मतलब ये रोटर रजिस्टेंस रोटर में, तो रोटर में जब हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग को तो दिक्कत होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड तो उसी में है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, ठीक, डी। तो 172 का हो जाएगा डी। डी स्क्वायर केज मतलब समझ गए, केज मतलब पिंजरा जिसमें बार का यूज किया हुआ है। मतलब इस वाला में देखिए, इस वाला में दिक्कत होगा हम लोग को लगाने में, ठीक ना। स्पीड कंट्रोल करवाना होगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस वाला में इजी होगा, रेजिस्टेंस तुरंत लगा सकते हैं, इसलिए इसका टॉर्क भी हाई होता है, इसका टॉर्क लो होता है, ठीक। 173 172 का हो गया डी। 173 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट ए लोड ऑफ द रेटेड टॉर्क पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन कर रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन वन ऑफ द आउटर मेंस इज इंटरप्टेड व्हाइल द मोटर इज रनिंग। बोल रहा है क्या होगा अगर एक फेज अगर उसका इंटरप्ट हो जाए, मतलब किसी कारण से वो कट जाए या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इंटरप्ट हो जाए, ठीक ना, मतलब लाइन से हट जाए, तो हमारा क्या होगा, मोटर अगर रनिंग कंडीशन में है तो क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द मोटर कीप रनिंग, करंट डज नॉट चेंज, नहीं करंट चेंज होगा, द मोटर कीप ऑन रनिंग बट ड्रॉ मोर करंट। हाँ, तो क्या है, मोटर अगर रनिंग कंडीशन में अगर कट आउट होता है तो मोटर रन करता रहेगा लेकिन हैवी करंट ड्रॉ करने लगेगा, ठीक। और अगर हाई लोड रहता ना तो तुरंत जल जाता, लेकिन इसमें थोड़ा देर बाद चलेगा अगर हाई लोड नहीं है तो, ठीक, रनिंग कंडीशन में चलता रहेगा। लेकिन वही अगर स्टॉप कंडीशन में रहता है तो मोटर घूमता ही नहीं, ठीक। तो हमारा आंसर हो गया 173 का बी। 174 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुटिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू वन फेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बोल रहा है कि हम लोग बोल रहा है कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में पुट करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो क्या होगा, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब काम करने का तरीका क्या हो जाएगा इंडक्शन मोटर का, किस कौन सा थ्री फेज, ठीक। मतलब किसी एक फेज में अगर हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दें तो इंडक्शन मोटर में क्या होगा, और वो रेजिस्टेंस कहाँ प्रोवाइड करेंगे, पैरेलल में। तो अगर इंडक्शन मोटर का किसी एक फेज में मतलब स्टेटर में हम लोग प्रोवाइड करें, पैरेलल में रेजिस्टेंस कहीं भी किसी एक फेज में प्रोवाइड करवा देंगे तो क्या होगा ना कि वो स्मूथ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो है ना वो स्मूथ ऑपरेशन करेगा, मतलब स्टार्ट हो गया बहुत स्मूथली, मतलब हाई करंट लेके स्टार्ट होता था वो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक। तो आंसर 174 का आंसर हो जाएगा टू अटेंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नहीं, टू अचीव द स्मूथ स्टार्टिंग टॉर्क। तो आंसर 174 का हो जाएगा बी। अब देखिए हम लोग स्पीड को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक स्टेटर साइड से और एक रोटर साइड से, ठीक।
तो स्टेटर साइड में स्पीड कंट्रोल देखिए यहाँ से होता है, हम लोग का रोटर का रेजिस्टेंस ये होता है एन आर। तो इसका एन आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 - s × ठीक। तो रोटर का अगर रजिस्टेंस मतलब रोटर साइड से अगर हम लोग स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर रहे हैं स्टार्टर में, ठीक ना, और स्पीड को दोनों देखिए, स्टार्टिंग करंट भी लिमिट होगा और स्पीड भी लिमिट होगा। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर हमको रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करना है या करंट को लिमिट करना है, तो एन एस का फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं 120 F/P होता है। तो फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं और पोल से कर सकते हैं और स्लिप से कर सकते हैं अगर स्टेटर साइड से कर रहे हैं, ठीक। और अगर रोटर साइड से कर रहे हैं तो रोटर रजिस्टेंस से कर सकते हैं। रोटर में टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला में क्या आता है, K/V/2² S/R2। तो R2 से कर सकते हैं, स्लिप से भी कर सकते हैं और E2 से भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग रोटर साइड से टॉर्क को और करंट को तो R2 से करेंगे ही। उसके बाद उसका टॉर्क को हम लोग अगर टॉर्क को हम लोग अगर वेरी कर लेते हैं, देखिए इस मतलब स्टार्टर एक अलग चीज़ हुआ और हमारा जो स्पीड कंट्रोल एक अलग चीज़ हुआ, ठीक। तो स्टार्टर का यूज में हम लोग क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं, और स्पीड में क्या करते हैं, मोटर का स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं। तो रोटर साइड से जब स्पीड को घटाएंगे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ से कर लेंगे R2 से, और ये करंट को भी घटाएगा बढ़ाएगा, मतलब दोनों काम कर दिएगा। स्टार्टर का भी काम कर रहा है और स्पीड कंट्रोल का भी। वोल्टेज से भी हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। मतलब अप्लाइड वोल्टेज से टॉर्क को कंट्रोल करेंगे, और टॉर्क क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। तो स्पीड कंट्रोल का दो चीज़ आपको पता चल गया, ठीक। तो 174 का हो गया बी। तो अभी जो भी बताएं वो दो चीज़ को कंट्रोल करेगा। अगर स्टार्टर साइड से कर रहे हैं, मतलब सॉरी स्टेटर साइड से कर रहे हैं, तो भी स्पीड भी कंट्रोल होगा और हमारा करंट भी लिमिट होगा। स्टार्टर का यूज करंट लिमिट के लिए करते हैं और स्पीड कंट्रोल के लिए फॉर्मूला देखिए, स्टार्टर को जब कंट्रोल करेंगे ना, स्टार्टर करंट को कंट्रोल करेंगे तो हमारे स्पीड को भी कंट्रोल उसी से कर सकते हैं। उसके बाद रोटर साइड से भी जब हम लोग करंट को लिमिट करेंगे तो स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्टर और स्पीड कंट्रोल दोनों को एक ही मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एक स्टेटर साइड से एक रोटर साइड से, ठीक। तो दोनों फार्मूला आप देख लीजिए, दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही फंसाएगा आपको, ठीक। अब 175 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर। अब बोलिए, रेजिस्टेंस का यूज करना सही नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक्चुअली स्पीड कंट्रोल करंट को लिमिट तो कर देगा लेकिन हीट भी तो प्रोड्यूस करेगा। अब करंट को लिमिट कर रहा है तो I²R लॉस होना चालू हो जाएगा। अब हम लोग का सबसे बड़ा किसी भी अप्लाइंसेस का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है, वो हीट होता है। जैसे आप मोबाइल खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट होगा तो उसका फंक्शन बिगड़ने लगता है। जैसे आप मान लीजिए टॉक कर रहे हैं, टॉक करते करते मोबाइल हीट हो रहा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगेगा, ब्लास्ट हो सकता है। तो हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हीट। तो हम लोग रेजिस्टेंस का यूज तो कर लिए स्पीड कंट्रोल के लिए, लेकिन ये क्या करेगा, हीटिंग प्रॉब्लम देगा। तो ये क्या करेगा, मतलब हाई लॉसेस अकर करवा देता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बाकी तो इसका काम तो ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ इसका मतलब गुण है, लेकिन उसके साथ अवगुण भी है। तो इसलिए रेजिस्टेंस का यूज करना सही नहीं रहता। और भी स्पीड कंट्रोल मेथड है तो हम लोग उसको प्रीफर करते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ने के लिए तो सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक ना, लेकिन प्रीफर तो किसी एक चीज़ को ही करेंगे, मतलब जो बेस्ट होगा, ठीक। लेकिन जानकारी के लिए सब चीज़ पढ़ना होता है कि रेजिस्टेंस कंट्रोल करना होता है, वोल्टेज कंट्रोल कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी से कैसे कंट्रोल करेंगे, करंट से कैसे कंट्रोल करेंगे, पोल चेंज करके कैसे कंट्रोल करेंगे स्पीड को, करंट को। क्योंकि जानकारी सब चीज़ का चाहिए, करना तो हमको बेस्ट ही है। जैसे जैसे कहा जाता है ना कि सलाह सबका लेकिन करो अपना। तो सलाह तो हम लोग सबका लेंगे लेकिन करेंगे वो जो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक। तो 175 में वही पूछ रहा है कि अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं रोटर सर्किट में, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अगर R2 का यूज कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज क्या है। तो इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि यह हाई लॉसेस अकर करता है। तो हमारा 175 का हो जाएगा बी, दिस मेथड इज एसोसिएटेड विथ हाई लॉसेस। अब 176 में सवाल देखिए क्या पूछा, द रिएक्टेंस पर फेज एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। बोल रहा है कि रिएक्टेंस पर फेज एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस पर फेज, इंडक्शन मोटर का जो रिएक्टेंस होता है, तो उस पर फेज मतलब एक फेज का जो रिएक्टेंस है और उसको अगर कंपेयर करेंगे रेजिस्टेंस से, तो रिएक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, या क्या होगा। तो देखिए इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, रिएक्टेंस ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो लैगिंग पावर फैक्टर देता है, ठीक।
तो हमारा 176 का हो जाएगा बी। 177 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर विथ ए स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर अ, हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्शन मोटर को तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसका बुराई क्या है, ठीक ना। तो द स्टार्टिंग टॉर्क इज 1/3 ऑफ द टॉर्क इज डेल्टा कनेक्टेड। तो देखिए स्टार डेल्टा मतलब स्टार, उसके बाद आउटपुट में मिलेगा हमको डेल्टा। तो डेल्टा में क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हमको पहले जानना होगा टॉर्क स्टार्टिंग अपॉन टॉर्क फुल लोड का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट स्क्वायर इनटू स्लिप, ठीक, एट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का। तो इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का डिज़ाइन करते हैं। तो तो अब क्या होता है, हम लोग जब स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे तो इस एक्स के जगह क्या हो जाएगा, इस एक्स को हटा देंगे और 1/3 हो जाता है। क्योंकि डेल्टा साइड में क्या होता है ना, फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम होता है, लेकिन जो हमारा सॉरी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन जो फेज करंट होता है वो 1/3 ऑफ लाइन करंट हो जाता है। तो वो हमारा 1/3 ऑफ मतलब √3 टाइम्स वो लाइन करंट हो जाता है, ठीक। तो जिस कारण से क्या होता है ना, टॉर्क स्टार्टिंग अपॉन टॉर्क फुल लोड का फॉर्मूला में 1/3 आ जाता है। तो ये क्या करता है, टॉर्क को 3 टाइम्स कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, जब हम लोग टॉर्क स्टार्टिंग लिखेंगे तो 1/3 टाइम ऑफ टॉर्क फुल लोड, मतलब फुल लोड में जितना टॉर्क होगा उसका 1/3 टाइम टॉर्क होगा स्टार्टिंग में। तो यही स्टार डेल्टा का प्रॉब्लम आता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क इज 1/3 ऑफ द टॉर्क इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। तो हो जाएगा 177 का ए। 178 का सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इन इंडक्शन मोटर हैज़ ए रेटेड स्पीड 720 आरपीएम। तो 720 आरपीएम से मोटर घूम रहा है, ठीक। हाउ मैनी पोल हैज़ इट्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं एनएस का फॉर्मूला से क्या है, एनएस हो या एनआर हो, घूमने का जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसका नाम हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं एनएस है, एनआर कुछ भी है, लेकिन जो चीज़ घूमता है तो उसका स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा 120 F/P, ठीक। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F/P। अब हमारा 720 आरपीएम दिया हुआ है 120, और हम लोग का फ्रीक्वेंसी इंडिया में क्या चलता है, 50 हर्ट्ज चलता है। नहीं दिया है तो हम लोग का स्टैंडर्ड जो 50 होता है। तो पोल कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो 12 को 6 से भाग मतलब गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। अब हमारा पोल कितना होगा, तो पोल इजिकल टू हो जाएगा 50/6। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा 50/6, जब क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 9 तो जाएगा नहीं 9 बार में, तो लगभग 8 पोल का जरूरत पड़ेगा। एग्जैक्ट तो नहीं आता है लेकिन अप्रॉक्सीमेट आता है, ठीक। तो हमारा 178 का हो जाएगा ए। अब 179 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड थ्रू स्टार्टर साइड। स्टार्टर साइड से हम लोग कौन सा स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, देखिए स्टार्टर साइड से हम लोग को स्पीड कंट्रोल होगा तो ये फॉर्मूला होता है, तो एन एस। तो एन एस का 120 F/P होता है। फ्रीक्वेंसी से कर सकते हैं, पोल चेंज करके कर सकते हैं, स्लीप से कर सकते हैं। तो देखिए चेंज ऑफ नंबर पोल तो स्टार्टर साइड से कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टर में पोल को चेंज कर सकते हैं। रोटर का रेजिस्टेंस स्टार्टर में कहाँ से लगा, मतलब स्टेटर में कहाँ से लगा सकते हैं, स्टेटर साइड से अगर हमको स्पीड कंट्रोल करना होगा तो रोटर में तो रेजिस्टेंस वाला तो ये होता है रोटर साइड से जब स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो बोल रहा है कि कौन सा नॉट अफेक्टेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 179 का बी। बाकी देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ये सब से कर सकते हैं स्टार्टर साइड से, ठीक। अब देखिए 180 सवाल क्या पूछा है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग इफ एन इंडक्शन मोटर हम्स। बोल रहा है स्टार्टिंग टाइम में अगर इंडक्शन मोटर हम्स कर रहा मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया। मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब किसको बोलते हैं, कॉगिंग या क्रॉलिंग को, क्रॉलिंग कॉगिंग को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। उसमें क्या होता है नॉइज प्रोड्यूस होता है, हम साउंड आता है, ठीक। मतलब मोटर में सप्लाई दिया, मोटर घूम नहीं पा रहा लेकिन घूमने की कोशिश कर रहा, नहीं घूम रहा तो साउंड करेगा, हनहनाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है हम कर रहा था प्रॉब्लम काउज भी, प्रॉब्लम क्या हो सकता है ओपन सर्किट
अनइक्वल फेज रेजिस्टेंस, इंटर टर्न शॉर्ट सर्किट ऑन रोटर। तो ये तीनों प्रॉब्लम हो सकता है कि या तो ओपन सर्किट हो गया होगा कोई एक वायर, या अनइक्वल फेज रेजिस्टेंस, फेज का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, या इंटरपोल शॉर्ट सर्किट मतलब रोटर में जो पोल लगा हुआ है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है। कुछ भी हो सकता है। तो हमारा 180 का आंसर हो जाएगा डी। 181 सवाल है क्या पूछ रहा है, द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग टू मोटर इन कैस्केड। बोल रहा है कि द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड। तो हम लोग अगर दो मोटर को कैस्केड में अगर लगाए हुए हैं, मतलब एक मोटर मान लीजिए स्लिप रिंग है, स्क्वायरल केज लिए हैं, और दूसरा मान लीजिए स्लिप रिंग लिए हैं, जब दोनों को इसमें सप्लाई दिए हैं और इसका आउटपुट को इसमें डाले हुए हैं, ठीक, तो इसी को बोलते हैं कैस्केड, एक की सहायता से दूसरा को चलाना, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल चार तरीके से कर सकते हैं। तो 180 का डिफरेंट स्पीड दैट कैन बी ऑप्टिमम, तो चार तरह का स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो 121 का हो 181 का हो जाएगा बी। अब 182 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द इंडक्शन मोटर विच आर प्रोवाइडेड विथ ओपन स्लॉट हैव। तो अगर हम लोग ओपन टाइप का स्लॉट यूज किए हैं, ये हो गया ओपन टाइप का स्लॉट, ठीक, यहाँ पे बाइंडिंग ओपनली कर सकते हैं हम लोग, इसको ओपन टाइप का बोल। तो इसमें मैग्नेटिक लीकेज बहुत ज़्यादा होता है, रिलेक्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो ये क्या होगा, तो ये इसका हो जाएगा 182 का आंसर। तो जिस कारण से क्या होगा, लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज, रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मोर ब्रेक डाउन टॉर्क आने लगता है इसमें, ठीक। तो 182 का हो जाएगा ए। 183 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, फॉर 50 HP मोटर विच टाइप ऑफ रोटर विल यू प्रीफर। 50 HP का मोटर है, तो हम लोग किस टाइप का किस टाइप का रोटर का यूज करेंगे। तो देखिए, अगर 50 HP का मोटर लिए हैं तो हम लोग को तो टॉर्क ज़्यादा ही चाहिए होगा। अब स्क्वायरल केज वाला ज़्यादा टॉर्क देगा नहीं, तो टॉर्क ज़्यादा कौन देगा, स्लिप रिंग, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड टाइप, जिसमें वायर लगा होता है उसको बाउंड टाइप कहते हैं, और वायर वाला में स्लिप रिंग का यूज होता है। तो हमको 50 HP का मोटर है तो हम लोग उसमें रोटर प्रीफर करेंगे वाउंड रोटर टाइप, ठीक। तो 183 का हो जाएगा बी। 184 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर रन स्लो। बोल रहा थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है वो स्लोली रन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड नॉट बी द रीजन फॉर द सेम। बोल रहा है कौन सा रीजन नहीं हो सकता उसका स्लो स्पीड करने का, ठीक, मतलब बाकी रीजन हो सकता है कि इसलिए स्लो रोटेट कर रहा है, तो कौन सा नहीं हो सकता किस वो उस कारण से स्लो रोटेट नहीं कर रहा, अगर वो प्रॉब्लम आया हुआ है तो उस कारण से उसका स्पीड स्लो नहीं हुआ है, ठीक। तो 184 का आंसर हो जाएगा हमारा कि इस शॉर्टेड स्टेटर का जो कल शॉर्ट हो गया, तो इस कारण से भी स्पीड घट सकता है, लो वोल्टेज से भी घट सकता है, ओवरलोड करेंगे तो भी घट सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी से कभी स्पीड में प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो स्पीड बढ़ता है, क्योंकि एन एस का फॉर्मूला में हम लोग क्या जानते हैं 120 F। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है। तो 184 का आंसर हो जाएगा डी। और मैं भी अभी थक चुका हूँ, तो चलिए इसको पूरा कर लेते हैं आज। द probable reason for an induction motor run too hot could be। बोल रहा है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब कौन सा रीजन, मतलब कौन सा, बोल रहा है कि कौन सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या क्या बोलते पॉसिबिलिटी है कि मोटर जो है हीट हो, मतलब रन करते करते हीट हो जा रहा है। तो लो वोल्टेज, अनइक्वल एयर गैप, या कॉजेज वेंटिलेटिंग डक्ट। तो कौन सा होगा कि मोटर जो रन कर रहा है और बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी रीज़न हो सकता है, मतलब कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा मतलब पॉसिबल हो सकता है, ये रीज़न होगा, ठीक। तो लो वोल्टेज भी होगा, अगर लो वोल्टेज होगा तो भी हीट होगा, अनइक्वल एयर गैप होगा तो भी होगा, क्लोज्ड कॉज्ड वेंटिलेटिंग डक्ट्स, अगर ये भी होगा तो भी मोटर जो है हीट होगा। तो 185 का आंसर हो जाएगा डी। अब 186 का सवाल देखिए आप, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर हैज़ द हाइस्ट पावर टू वेट रेशियो। बोल रहा है कि कौन सा मोटर का हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो होता है। तो हमारा चैप्टर ही है कौन सा, इंडक्शन मोटर का, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ, कैपेसिटर मोटर दिया हुआ, इंडक्शन मोटर दिया हुआ, यूनिवर्सल मोटर दिया हुआ। तो देखिए जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर, क्योंकि ये एसी डीसी में वर्क करता है, उसका टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो और सुटेबल भी होता है, ठीक।
तो ये इसका जो है ना हाईएस्ट पावर टू बेड रेशियो होता है। तो हमारा हमारा 186 का आंसर हो जाएगा डी। 187 सवाल ये क्या पूछ रहा है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉस, बोल रहा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आयरन लॉस इन रोटर इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू स्टेटर। हाँ, तो जो स्टेटर का देखिए, स्टेटर का फ्रेम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें और उसमें वाइंडिंग भी होता है। तो दो चीज़, ये तो फ्रेम हो गया, वाइंडिंग हो गया। तो स्टेटर में आयरन लॉस जो है ना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोटर। तो रोटर को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कम्पेयर टू स्टेटर का, ठीक। तो 187 का आंसर हो जाएगा ए। इन रोटर इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दैट इज स्टेटर। जो आयरन लॉस होता है रोटर में उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कम्पेयर टू, अगर उसको स्टेटर से कर कंपेयर करें तो, ठीक। 188 सवाल पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर्स फॉर एन इंडक्शन मोटर वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज के साथ हम लोग का कौन सा पैरामीटर वेरी करता है, टॉर्क। तो कौन सा टॉर्क, तो देखिए स्लीप, सिंक्रोनस टॉर्क, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क भी होगा और मैक्सिमम टॉर्क में तो फुल लोड टॉर्क भी बोलता तो भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क में किस पे वेरी करता है, R2 पे करेगा, ठीक ना। और नीचे 2x2 होता है ना उसमें, तो मैक्सिमम टॉर्क रहता तो नहीं होता। और स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, अब उसको रनिंग टॉर्क हो गया, ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज के स्क्वायर पे। मैक्सिमम, ओनली मैक्सिमम नहीं, ठीक। तो अब स्लिप हो गया, नहीं होगा। सिंक्रोनस स्पीड ये भी नहीं हो, स्टार्टिंग करंट ये भी नहीं। तो हमारा 188 का, तो 188 का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। टॉर्क जो मैक्सिमम रनिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर में से वेरी करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 188 का डी। 189 सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर इज टू बी रन, अगर ओनली मैक्सिमम रहता तो नहीं वेरी करता, याद रखिएगा। इन एन इंडक्शन मोटर इज टू बी रन ऑन अनबैलेंस सप्लाई देन इट शुड बी रन एट। बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर इज रन ऑन अनबैलेंस सप्लाई जो है वो अनबैलेंस है, मतलब थ्री फेज सप्लाई 120 डिग्री अपार्ट रहता है एक दूसरे से। तो अनबैलेंस हो गया, इसका मतलब 120 डिग्री अपार्ट नहीं है एक दूसरे से, ठीक। तो यही हो गया अनबैलेंस। तो बोल रहा इंडक्शन मोटर जो है रन ऑन अनबैलेंस सप्लाई दिया हुआ उसमें, तो देन इट शुड भी, तो इसका क्या होगा ना, लोअर हो जाएगा लोड्स, ठीक। इट शुड बी रन एट लोअर लोड्स, तो ये जो है लो लोड पे रन करेगा, हाई लोड लगाएंगे तो रन नहीं करेगा। तो 189 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा परिवार कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, हम लोग 100 के तो पार हो ही चुके हैं, अब 200 के करीब आने वाले हैं। तो आने वाला टाइम में हम लोग 1000 भी पार कर जाएंगे अगर आप लोग का ऐसा सपोर्ट बना रहा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और रोज़ाना वीडियो देखते रहें। और आपके एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अगर 2 बार सिर्फ रिवीजन करके चले जाइएगा वीडियो का ना, तो आपका मशीन से तो सवाल छूटने वाला है नहीं। आने वाला टाइम में तो सारा कवर कर देंगे, लेकिन अभी तो मशीन कंप्लीट हो ही रहा है हमारा, ठीक ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।